वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के नाम में ही सब कुछ छुपा है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक हम लोग यूज़ करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिल सके, हमारी यूज़फुल कुछ प्रोडक्ट्स मिल सकें, कुछ ऐसी हम प्रोसेस यूज़ कर सकें जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छी हो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर कुछ एंजाइम्स का हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऐसी प्रोसेसेस बनेंगी जो कि हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी, ठीक है। जैसे हमने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में देखा था कि हमने वहाँ पे दही बनवाई थी, ठीक है, ब्रेड, वाइन वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी थी? माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस से। बेसिकली यहाँ पे माइक्रोब भी क्या थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि हमारे लिए यूज़फुल हुए, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ की, जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली। लाइक हमने फर्मेंटेशन यूज़ की, ठीक है। हमने कर्ड कैसे बनाई? हमने मिल्क के अंदर क्या किया? थोड़ा सा आपने क्या खट्टा ऐड किया, जिससे क्या बनी? आपके पास दही बनी। तो यानी कुछ ना कुछ आपने कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ की, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन के आपके पास आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे ये चीज़ें लार्ज स्केल पे बनानी है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमें ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी लार्ज स्केल पे बना के देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल आपके पास जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। ये भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। इसमें भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करके हम कुछ नया ही प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम कुछ भी जीन बनवा सकते हैं, वो भी कौन करवा के दे रहा है? बायोटेक करवा के दे रही है। इसके अलावा हम कुछ ना कुछ वैक्सीन बनवाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनवाते हैं, वो भी कौन करता है? बायोटेक यूज़ कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ डिफेक्टिव जीन्स को भी ठीक करा सकते हैं। मानो आपके पास कोई बीमारी आ गई है, तो आप उसको ठीक करा सकते हो। जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे एक बीमारी अदा करके, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी एक डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये जीन नहीं होता है, तो वो भी हम ठीक करवा सकते हैं बायोटेक की हेल्प से, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है? बायोटेक के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक हमारे पास EFB आता है, जो कि हमें पुराने व्यू को भी लगा के देगा कि भाई पहले के ज़माने में इस तरीके से चीज़ें होती थी, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू भी बोलेंगे वो, और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से दोनों को मिला के डेफिनेशन देंगे। यानी कि उसकी बात भी रख ली और नई वाले की भी बात रख ली। तो उन्होंने हमें डेफिनेशन क्या दी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या किया? हमने चीज़ों को मिक्स कर दिया ना, दोनों को मिला के हमने बोला कि नेचुरल साइंस को भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया, किसके साथ? ऑर्गेनिज्म की सेल, किसी भी पार्ट के साथ, है ना, जैसे कि DNA वगैरह, कुछ भी RNA, कोई भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि हमने कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या है, आखिरकार जो बायोटेक है वो किस आधार पर काम कर रही है। तो नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब सुनो, जेनेटिक के नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग DNA के केस में, RNA के केस में हम लोग क्या बन गए? इंजीनियर। यानी कि हमने कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं, यानी ऑल्टर कर दिया है हमने जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को, चाहे वो DNA हो या RNA हो, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास फिनोटाइप भी चेंज होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म का। होस्ट का मतलब जिसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मानो आपकी बॉडी के अंदर से कोई जीन निकाल दिया जो था पहले, तो अब आप डिफरेंट दिखोगे ना। तो हम जैसे ही मानो किसी के अंदर मैंने कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन की किसी के जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, उसको फिर मैंने वहाँ पे दूसरा जीन, मैंने उसकी होस्ट की बॉडी के अंदर मैंने दूसरा जीन डलवा दिया, अब क्या होगा? उसकी फिनोटाइप भी चेंज होगी। दूसरा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मतलब अब जो लिविंग जो चीज़ें बनी हैं आपके पास, है ना, एक तरीके से अब आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे ताकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ हो, है ना। वहाँ पे आप याद रखोगे, ध्यान दोगे कि कोई भी कंटामिनेशन वहाँ पे ना हो पाए, जो भी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है। आप थोड़ी ना चाहोगे इतनी मेहनत से आपने चीज़ें करी हैं कंप्लीट और फिर उसके बाद कोई ख़राब कर दे, बिल्कुल नहीं। तो हम वहाँ पे मेंटेनेंस देखेंगे, क्या वहाँ पे स्टेराइल कंडीशन है, जिससे कि मेरा सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ हो, अनडिज़ायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ ना हो। एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के,
ठीक है। अब देखते हैं आखिरकार कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो हम सभी जानते हैं कि हमें काफ़ी एडवांटेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर एसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें वेरिएशंस देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग तरीके का जेनेटिक मेकअप बनेगा किसी भी इंडिविजुअल का। वो यूजफुल होगा उस इंडिविजुअल के लिए भी, ऑर्गेनिज्म के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए। जबकि एसेक्सुअल वाला क्या करता है, एक ही पेरेंट है जिसकी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन को आगे प्रमोट करता है। ठीक है। सो पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन पहले के टाइम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लांट के अंदर एनिमल ब्रीडिंग के अंदर हम लोग पहले से करवा रहे हैं। ये क्या होता है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ना दो अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेंगे, हम सुपीरियर वैरायटी ले लेंगे। एग्जाम्पल मानो आपके पास एक काऊ यहाँ पे है, एक काऊ यहाँ पे है, ये अच्छे से मिल्क देती है, ठीक है, ये बीमार बहुत कम पड़ती है। तो पुराने के ज़माने में क्या किया इन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते थे हम लोग। ठीक है। तो इससे क्या होता था, अब जो जीन जो बन के आएगी जो काऊ, उसके अंदर मिल्क वाला भी जीन होगा और बीमारी से लड़ने वाला जीन भी होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता था, हमारे पास मनचाही चीज़ तो मिल गई, उसके साथ साथ हमें कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी मिल गए, अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी मिल गई जो कि हम नहीं चाहते थे। तो पहले जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होती थी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो गई अनडिज़ायरेबल जीन की, किसके साथ, डिज़ायर्ड जीन की। जबकि मैं तो सिर्फ क्या चाहती थी कि मुझे सिर्फ मिल्क वाला अच्छा मिले और बीमार वो मेरी काऊ ना हो, बट मुझे कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट, कुछ ना कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी साथ साथ मिल गई। तो अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट करके देगा, हमें सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल जीन ही आगे प्रोजेनी में शो करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी जो अनडिज़ायरेबल जीन थे उनको मैंने क्या कर दिया, उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और सिर्फ डिज़ायरेबल चीज़ें ही आगे प्रमोट होंगी। ठीक है। तो अब देखते हैं फेट क्या होता है किसी भी डीएनए का जो मैं पीस ले रही हूँ ना, जिसको मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने वाली हूँ। यानी जो मैंने जो फॉरेन डीएनए लिया है, फॉरेन डीएनए मतलब जो डीएनए आपकी बॉडी का नहीं है, उसको मैं एक होस्ट के अंदर डलवाऊंगी। तो इसका फेट क्या होगा, फॉरेन डीएनए कैसे कैसे आगे काम करेगा। तो सुनो, फॉरेन डीएनए को अगर मैं होस्ट के जीनोम के अंदर डालती हूँ तो ही वो आगे जाके रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है जब तक वो उसके डीएनए का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब कि जब तक वो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बनेगा तब तक तो वो ना ही रेप्लिकेट करेगा, ना ही वो कॉपीज़ वगैरह बना पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसे इंटीग्रेट कराना पड़ेगा जीनोम के अंदर, तभी ही जाके वो मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरिट होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है। क्लियर। इसके अलावा हमारे क्रोमोसोम के अंदर कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमें ध्यान देना है कि हमने जो एलियन पीस डलवाया डीएनए का, जो फॉरेन डीएनए डलवाया, उसको हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट पे बिठाना पड़ेगा, तभी वो जाके आगे जाके इनिशिएट कर पाएगा रेप्लिकेशन को। क्लियर। तो इसका मतलब हमें क्रोमोसोम का उसको पार्ट बनाना पड़ेगा और सीक्वेंसेस के पास में उसको लेके जाना पड़ेगा, जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तभी वो जाके रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा होस्ट की बॉडी के अंदर। अगर वो मल्टीप्लाई करेगा, काफ़ी सारी कॉपीज़ बनेंगी, इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है। सो मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी टेम्पलेट डीएनए की, जिसको हम आगे क्या बोलेंगे, क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। राइट। अब देखते हैं किस तरीके से पहला हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था। तो सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक होता है इकोलाई। ठीक है। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। अब इकोलाई हमारा ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब कि ये एंटीबायोटिक इसके ऊपर कोई भी आप डालोगे तो बीमार पड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है। इसको कोई बीमारी ना हो सके। तो अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक जीन ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। तो वो कहाँ से लेके आएंगे, एक सेल है उसके डीएनए में पड़ा रहता है ये जीन, तो हमें उसके डीएनए के अंदर से निकलवाना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो सेल है वो अपना नॉर्मल डीएनए नहीं देते, वो कहते हैं हमारी बॉडी मतलब सेल के पास में बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा है जो कि रेप्लिकेट करेगा आगे जाके। यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले ही आगे जाके वो रेप्लिकेट वगैरह बनाएगा। ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, पहले तो हम जीन ढूंढेंगे। जीन मिल गया, कहाँ से मिला, नेटिव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये डीएनए था, इसके बाहर जो क्रोमोसोमल डीएनए था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल डीएनए था,
वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो हमने इस प्लाज्मिड के अंदर से हम वो जीन निकालेंगे। ठीक है, अब सुनो, हमें जीन मिल गया किसका, किसका मिला, प्लाज्मिड का। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड का हम जीन लाएंगे और मैं चाहती हूँ इस ई कोलाई के जीन के अंदर मैं इसको डलवा दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको डलवाने के लिए भी हमें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो बीच में कौन आएगा, वेक्टर। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने मलेरिया पढ़ा होगा, तो मलेरिया किसके थ्रू हो रहा था, मक्खी के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू। तो मॉस्किटो बेसिकली क्या कर रही थी, बीमारी को कैरी कर रही थी ना, तो वो भी क्या था, वेक्टर, वहाँ पे वेक्टर की तरह काम कर रही थी। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जीन है इसको मेरा वेक्टर कैरी कर ले और फिर ये ई कोलाई की बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दे। तो हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर कौन है, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। क्लियर, अब ये सुनते जाना। अब मानो तुमने जो जीन निकाला एंटीबायोटिक जीन, इसको कट करना इतना आसान नहीं है, तुमने कट भी तो किया होगा ना। तो मानो ये डीएनए था प्लाज्मिड का, तो आप इतने पोर्शन को चाहते हो, तो इसको कट करवाने के लिए आपको सीजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको हम कट करेंगे। ओके, अब जो मेरे पास जो प्लाज्मिड था वो भी तो ऐसे था, तो उसको भी तो कट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो उसको कट करेंगे, उसको भी किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो पहले आपको जीन को कट करवाना पड़ेगा, जब जीन को कट करवा लिया फिर बैक उसको करवाना पड़ेगा प्लाज्मिड को, फिर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जीन को और वेक्टर डीएनए को। अब इसको जुड़वाता कौन है, डीएनए लाइगेज। कौन करवाएगा, डीएनए लाइगेज। तो याद रखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने का काम करेंगे और डीएनए लाइगेज उसको जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर, तो मानो ये आपके पास यहाँ पे ये था वेक्टर डीएनए, इसके अंदर मैंने क्या डलवा दिया, प्लाज्मिड का डीएनए एंटीबायोटिक जीन वाला, ये रहा पोर्शन। अब ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, क्योंकि मैंने दोनों डीएनए को रिकम्बाइन कर दिया एक तरीके से। सो ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप इसको ई कोलाई की बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अब जैसे ही आप इसको डीएनए के अंदर डलवाओगे ई कोलाई के अंदर, तो वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट के जीनों के डीएनए के साथ और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे। क्लियर, तो सुनो, सबसे पहले हमें जीन मिला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि प्लाज्मिड का है। ठीक है, जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, किसके साथ लिंक करेंगे, सेलुलर टाइफीम्यूरियम के साथ। ये क्या है, वेक्टर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते कोहन और बोयर 1972 के अंदर, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर साथ साथ किसको कट करेंगे, प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो डीएनए की जो कटिंग है वो हम किसके थ्रू करवाते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू करवाते हैं, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, फिर इस डीएनए के जो तुमने जो कट किया है उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक करवा दो, किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक है, वेक्टर के अंदर क्या करवा दिया आपने, लिंक करवा दिया। तो वेक्टर्स बेसिकली क्या है, जिस तरीके से मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम कर रहा था ना, मलेरिया पैरासाइट को लेके जा रहा था, सेम इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर डीएनए भी यही काम करता है, वो फॉरेन डीएनए को होस्ट बॉडी के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, इसको हम किसके थ्रू जोड़ेंगे, तो डीएनए लाइगेज के थ्रू, मैंने बता दिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं और डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ेंगे। ठीक है, जो डीएनए का जो कटिंग पार्ट था ना, उसको वो उसके एंड्स को वो जोड़ देगा। क्लियर, अब इससे क्या बनेगा, हमारे पास ये रहा प्लाज्मिड, ये रहा नया वाला डीएनए यानी फॉरेन डीएनए, ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है, जो कि सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होगा, जिसको हमने इन विट्रो बनाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर आप इसको होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा दो, एस्ट्रेज कोलाई के अंदर। ठीक है, ये भी सेम सैल्मोनेला की तरह ही होता है। अब आप रेप्लिकेट करवाना चाहोगे होस्ट की बॉडी के अंदर, बिल्कुल, तो वो किससे कराते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू करवाओगे, ताकि डीएनए की पॉलीमराइजेशन होती रहे। फिर वो खूब सारी मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। सिंपल। अब जो मेरे पास जो क्लोनिंग होती जाएगी, तो उसके इकोलाई के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मिलते जाएंगे। क्लियर, तो अगर हम बात करें, 3 बेसिक स्टेप होने चाहिए किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। नंबर 1, पहले आपको डिजायरेबल जीन ढूंढ के लाना है कि आप चाहते क्या हो, है ना। दूसरा, हमें फिर जब जीन मिल गया तो उसको होस्ट की बॉडी के अंदर डलवाओगे बाय यूजिंग वेक्टर्स।
क्लियर। अब जैसे वेक्टर के अंदर डलवा दिया, फिर आप ध्यान रखोगे जैसे क्या उसकी मेंटेनेंस क्या हो रही है, क्या जो हमने जो जीन डलवाया क्या उसकी प्रोजेनी के अंदर वो शो हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं टूल्स क्या क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। सो अभी मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गया था, फिर डीएनए लाइगेज हो गया था। तो ये हमारे पास कुछ होते हैं। एक हो गया था वेक्टर्स, ठीक है, क्या हो गया था वेक्टर्स। तो सुनो, नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में 2 एंजाइम मिले हमें, जो कि देखो कोलाई होता है बेसिकली, ठीक है। कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को खाने के लिए एक बैठा रहता है ऊपर बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये वायरस है जो कि इसको इन्फेक्ट करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे पास बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, यानी बैक्टीरियोफेज के काम के अंदर कोई रुकावट ला रहा था। वो कौन था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो डीएनए को कट कर रहा था, दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पे। यही क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमें काम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंद 2, ठीक है। इनकी जो फंक्शन है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो काम था कि डीएनए को कट करता है, वो हमें 5 साल बाद पता चला। ढूंढ तो हमने इसे 5 साल पहले लिया था, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस थी वो हमें 5 साल बाद पता चली, ठीक है। तो ये काम कहाँ करता है? ये 6 बेस पेयर को पहले आइडेंटिफाई करेगा, उनके रिकॉग्नाइज करेगा, उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस को, वहाँ पे वो काम करता है। हिंद 2 के अलावा हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और भी हैं, जो कि 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हमने लोगों ने आइसोलेट किए हैं। क्लियर। अब अगर हम बोले कि नामकरण कैसे होता है, तो जैसे कि ई को R1 है हमारे पास, तो सुनो, जो पहला लेटर है लिविंग वर्ड में हमने पढ़ा था जीनस, फर्स्ट लेटर किसको डिनोट करेगा? जीनस। सेकंड थर्ड नेम क्या बताएगा? स्पीशीज का नेम होगा, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? ई मतलब एस्चेरिचिया। CO मतलब कौन? कोलाई। तो कोलाई क्या होगा? स्पीशीज का नाम हो गया। R1, R का मतलब स्ट्रेन कैसा है? स्मूथ स्ट्रेन है या फिर रफ स्ट्रेन है, ठीक है। पीछे रोमन नंबर लिखे हैं 1, यानी कि किस ऑर्डर में इसको हमने ढूंढा है, नंबर 1 पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो ये हमारे पास बताता है ऑर्डर। तो हमारे पास पहला वर्ड क्या बताएगा? जीनस। सेकंड 2 जो लेटर होंगे वो बताएंगे स्पीशीज, ठीक है। और जो R है वो हमें बताएगा कि स्ट्रेन का नाम क्या है, वो स्मूथ है या फिर रफ है। जो रोमन नंबर पीछे लिखे होंगे वो हमें इंडिकेट करेंगे कि किस ऑर्डर में हम लोगों ने उसको आइसोलेट किया है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हैं, जो कि लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के नाम से समझ में आ रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड पे ये लोग काम करने वाले हैं, यानी कि डीएनए वगैरह पे काम करेंगे। दो तरीके से होते हैं हमारे पास, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस हमारे पास क्या करेंगे? देखो ये मानो डीएनए है, एक्सो मतलब एग्जिट, यानी जो एंड्स पे कट करते हैं डीएनए के, वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। आपको एक्सोन्यूक्लियस से कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो यानी जिन्होंने डीएनए के एंड्स पे कट किया। एंडोन्यूक्लियस, ये तुम्हारा डीएनए, एंडो यहाँ पे अंदर की तरफ जो कट लगाएंगे, सेंटर से थोड़ा दूर, लेकिन एंड्स पे नहीं लगा रहे, तो वो होते हैं एंडो। एंडो मतलब अंदर की तरफ जो कट लगाते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन को देख के, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैसे पता कि कहाँ पे हमें कट लगाना है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, डीएनए की लेंथ को पहले वो इंस्पेक्ट करते हैं कि किस किस तरीके से वहाँ पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। जैसे ही वो किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को नोटिस कर लेंगे, फिर वहाँ पे वो डीएनए के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे वो कट लगा देंगे। अब सुनो, हमारे पास कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जिसके थ्रू वो पता लगाते हैं कि भाई कहाँ मुझे कट लगाना है, कहाँ पे नहीं। एग्जाम्पल आपके पास ये रहा गटक, GAATTC, इधर से देखना GAATTC, यानी जब आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे रीड कर रहे हो और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे रीड कर रहे हो, जब दोनों तरफ से जब आप रीड करोगे किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को, तो जब वो आपको सेम ही मिलेगा उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल मैडम, अब आगे से भी आप देखो तो भी मैडम, इधर से भी देखो तो भी मैडम। एग्जाम्पल आपके पास मलयालम, अब मलयालम को आप इधर से देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो भी सेम, इधर से देखो तो भी सेम। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे पास? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको हम रीड करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करें या फिर बैकवर्ड में, वो हमें सेम ही लगेंगे। एग्जाम्पल मलयालम, ठीक है। सो हमारे पास ये होते हैं, एग्जाम्पल गटक हो गया, फिर ये हो गया।
अब सुनो, ये जो हमें यहाँ पे जो डायग्राम बना के दिखा रखा है, तो सुनो सबसे पहले कैसे काम करेंगे। हमारे पास मैंने अभी आपको बताया फॉरेन डीएनए होता है। फॉरेन डीएनए क्या था, जो मैं चाहती हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो पहले यहाँ से कट लगाएंगे। तो सुनो, यहाँ से आपने कट लगाया तो देखो AATTC। अब याद रखोगे यहाँ का G छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ का आप लोग A छोड़ दो। तो देखो यहाँ से कट लगाया तो आपके पास यहाँ पे बन के आया, नीचे का पूरा आपने वाइप आउट कर दिया। सेम इसी तरीके से इधर का आपने हटा दिया, तो नीचे का क्या आया, अपने पास ये आया, ये रहा। अब सोच के देखो, हमारे पास हमें फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी, दोनों को हमें सेम ही एंजाइम से कट करना पड़ेगा, सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग कट करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे। स्टिकी एंड्स मतलब क्या होता है, जैसे ही हम डीएनए को कट करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लगे रहते हैं। अब इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाले डीएनए के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे कट लगाया, इधर से यहाँ पे कट लगाया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिंक कर गई। तो ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब फिर इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने इकोलाई के अंदर ट्रांसफर किया है, फिर आपने वो जीन क्लोनिंग करवाई है। तो यहाँ पे दिखाया गया किस तरीके से काम करता है। तो याद रखोगे यहाँ पे कैसे कैसे किया, यहाँ का जी छोड़ दो, ठीक है, फिर ये नीचे का पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया है, ऊपर का रह गया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऊपर का हटा दिया, फिर इनको कंबाइन कर दिया, फिर बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर। अब सुनो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक साइट को पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे मुझे कट करना है, ठीक है। फिर वहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वहाँ पे शो करेंगे और वहाँ पे अटैच हो जाएंगे दूसरे वाले डीएनए के साथ में, ठीक है। अब डीएनए लाइगेज हमारा कैसे काम करेगा, स्टिकीनेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट है, तो इधर के भी हाइड्रोजन बॉन्ड और नीचे वाले के भी हाइड्रोजन बीच में जुड़ जाते हैं, और फिर डीएनए लाइगेज हमारे पास काम कर पाता है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज़ करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, ताकि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन सके डीएनए का, ठीक है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम फॉरेन डीएनए को अगर हम कट कर रहे हैं एक ही रेस्ट्रिक्शन से, तो दूसरे वाले वेक्टर को भी हमें उसी से कट करना है, क्योंकि फिर सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे हमारे पास, तभी ही हमारे पास डीएनए लाइगेज काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम याद रखेंगे। तो देखो हमने क्या किया था, फॉरेन डीएनए लिया, यहाँ पे वेक्टर डीएनए लिया, ठीक है। अब ये फॉरेन डीएनए इतना बड़ा आया, मुझे सिर्फ इसका इतना पार्ट चाहिए, तो इसको किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब इसको यहाँ पे फिट करने के लिए इतनी जगह आपको यहाँ से उड़ानी पड़ेगी, तो यहाँ से भी किससे कट करवाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पार्ट को यहाँ पे अटैच करने के लिए अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टिकी एंड्स तो हो गए, ठीक है, जिससे क्या होगा, डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देगा आपस में। अब ये मेरे पास क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के आ गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप डलवा दो इकोलाई के अंदर, यानी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब इकोलाई के अंदर क्या होगा, क्लोनिंग होती रहेगी, वो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, इधर भी खूब सारी बनाता जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो अब आता है हमारे पास सेपरेशन और एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। देखो अब ये जो मेरे पास जो आई थी ना, जो फ्रेगमेंट, ये हमने ऐसे यूज़ नहीं कर दी है, इसके अंदर ऐसी फिट नहीं कर दी है, इसके अंदर भी हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। तो सुनो, हमारे पास क्या होता है, ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मतलब जेल हम यूज़ करने वाले हैं, इसकी पूरी की पूरी बॉडी, यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, जेल डालूंगी पूरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे इंड्यूस करवाना चाहूँगी। क्लियर। हम सब जानते हैं डीएनए हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। क्लियर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनए की यहाँ मैंने फ्रेगमेंट्स डाल दी, देखो ये फ्रेगमेंट्स दिख रही होंगी। अब ये आगे के मूव करेंगी। अब जितनी जो पतली चीज़ होगी, जितना जो जिसका वेट कम होगा, वो आगे ज़्यादा मूव करेगी, तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ज़्यादा आगे मूव करेगी और मोटी वाली पीछे रह जाएंगी। तो हमारे पास ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इनमें से जो भी मुझे फ्रेगमेंट जो मेरे को चाहिए, वो मैं आगे उसको फर्दर ऑन यूज़ कर लूँगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। क्लियर हुआ। तो हम डीएनए को कट करते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स निकल के आती हैं, जिसको मैं
सेपरेट करूँगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू। अब हम सब जानते हैं डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो वो किस तरफ मूव करेंगी? एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है पूरी मीडियम के अंदर। मीडियम कौन है? जेल। जेल कौन है? एग्रोगोस जेल होता है, जो कि हमें सीवीड से मिलता है, जो कि नेचुरल पॉलीमर होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, अपने साइज के अकॉर्डिंग चीज़ें भागती रहेंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। पतले वाला आगे मूव करेगा, मोटे वाला पीछे रहेगा। ठीक है, तो सीविंग इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास शो करेगा। अपने साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल वाली आगे भगेंगी, मोटी वाली पीछे रह जाएंगी फ्रेगमेंट्स। अब देखो जो चीज़ें हैं, डीएनए अब इतना छोटा सा है, हमें तो नहीं दिख रहा कि कौन सी फ्रेगमेंट्स कहाँ पे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम यहाँ पे स्टेनिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? स्टेनिंग। किसके थ्रू? इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू। अब इथिडियम ब्रोमाइड हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही हम इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ पे डालेंगे, उसके ऊपर कुछ यूवी रेज और डलवा दो। अब इससे क्या होगा, हमें डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका ऑरेंज कलर हमें शो होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्टेनिंग करवाई डीएनए की बाय इथिडियम ब्रोमाइड, और उसके ऊपर फिर क्या डाला? यूवी रेडिएशन डाल के देखी, तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखे। क्लियर? अब इनमें से जो भी मुझे जो चाहिए उसको मैं आगे फर्दर यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे ही आप जो डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूशन। क्या बोलेंगे? इल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये जो फ्रेगमेंट है इसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवा दो, मतलब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करो, तो क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम सभी जानते हैं जो प्लाज्मिड हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए, उनके पास एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 प्लाज्मिड, नंबर 2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो हम इनको प्लाज्मिड की तरह यूज़ कर रहे हैं? नंबर 1, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए को यूज़ करके ये लोग क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है कि कोई कितनी कॉपीज़ कर सकता है, कोई कितनी कॉपीज़ कर सकता है। ठीक है, सो जो बैक्टीरियोफेज है उनके पास हाई कॉपी नंबर होता है, वो ज़्यादा कॉपीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ प्लाज्मिड्स हैं, वो 1, 2 या फिर उनका नंबर 15 या 100 कॉपीज़ तक जा सकता है। इसके अलावा भी उनका नंबर काफ़ी हाई जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फॉरेन डीएनए को लिंक कर देते हैं बैक्टीरियोफेज के साथ, तो हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अच्छे से कॉपी नंबर बनवा सकते हैं जो भी मैं प्रोडक्ट चाहती हूँ। ठीक है, अब वेक्टर्स को हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिससे क्या होता है, हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जैसे वेक्टर होगा उसके अंदर मैंने क्या लगा होगा, अलग से जीन लगाया होगा, तो वो क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, सो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करवाऊंगी। अब उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉपी नंबर्स हो सकते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में मिलके। उनके कॉपी नंबर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। सो नंबर 1, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई, यानी कि ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, मानो ये है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ओराई है, यानी यहीं पे अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो फॉरेन डीएनए है, अगर आप उसको इस साइड पे लगाओगे तो आपके पास अच्छे से रेप्लिकेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यानी ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जब भी हम किसी भी डीएनए को लिंक कर देंगे तो वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और यही वो सीक्वेंस है जो कि कंट्रोल करता है कि भाई कॉपी नंबर कितने बनेंगे। सो इसीलिए हमें ध्यान से चेक करना चाहिए कि कहाँ पे उसकी ओराई है, वहीं पे हम उसको लिंक कर सकें। ठीक है, सो अगर हमको एक तरीके से ज़्यादा कॉपीज़ बनवानी है किसी भी टारगेट डीएनए की, तो हमें अच्छे से क्लोनिंग करवानी चाहिए वेक्टर्स के अंदर जिसके पास हाई कॉपी नंबर हो। एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं बैक्टीरियोफेज काफ़ी ज़्यादा उसका कॉपी नंबर है, तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए? बैक्टीरियोफेज एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। अब हमारे पास क्या करते हैं ना, जो क्लोनिंग वेक्टर है वो हमें बताते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, इसमें हमें हेल्प मिलती है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। पहली बात सुनो, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब, मानो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी होस्ट के अंदर या फिर नहीं होगी?
बिल्कुल होगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसी की हम आगे जाके ग्रोथ करवाएंगे। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब मैंने कोई भी डीएनए का जो पीस है जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया होस्ट के अंदर, सो क्या होगा, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि भाई क्या मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या रिकॉम्बिनेंट है, क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैरामाइसिन। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास जो ई कोलाई होता है ना, उस ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। मतलब अगर उस ई कोलाई के ऊपर आप कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे तो वो तुम्हारा जो ई कोलाई है वो ख़त्म हो जाएगा। सो हम क्या चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंट बने, तो इसी चीज़ से हम पता लगाएंगे कि कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर यानी कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है या फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। नंबर 3 आता है क्लोनिंग साइट। सो क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, हमें हमारे पास जो डीएनए है ना, जो फॉरेन डीएनए, उसको हम पर्टिकुलर एक जगह पे लगाएंगे। ठीक है, सो वहाँ कुछ ना कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट्स, और वहीं पे जाके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, मानो ये है आपके पास, अब यहाँ पे भी साइट है, यहाँ पे भी साइट है, यहाँ पे भी साइट है। अगर आपके पास ज़्यादा साइट्स हुई और वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगवा दिया तो क्या होगा, अलग 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 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जिससे क्या होगा, काफ़ी प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, सो हमें रिस्ट्रिक्शन साइट एक या दो ही चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करना चाहती हूँ। अगर ज़्यादा होंगी तो काफ़ी सारी फ्रेगमेंट्स निकलेंगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी जीन क्लोनिंग की प्रोसेस। ठीक है, सो मैं लाइगेशन करवाऊंगी एलियन डीएनए का, जो कि एक या दो जगह पे मैं करवाना चाहूँगी। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। सुनो, ये आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR32, PBR322। सो सुनो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइट्स है। BAM1 साइट पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एम्पिसिलिन कहाँ पे प्रेजेंट है, पबू फर्स्ट और PST फर्स्ट पे प्रेजेंट है हमारे पास एम्पिसिलिन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया है। क्लियर, अब याद रखो कि साइट यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान का किला हिंद 3 और यहाँ पे किला। ठीक है, इको R1। ओके, नीचे क्या है, पबू फर्स्ट पबू सेकंड। ओके, ये क्या है ओरा, ये क्या ROP। क्लियर, अब सुनो, मानो ये आपके पास ये वेक्टर है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस टेट्रासाइक्लिन जीन को हटा के मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। यानी कि सुनो, BAM1 साइट पे हम लोगों ने क्या किया, एक दूर से जीन लेके आए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उससे क्या होगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो था एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता था, अब तो टेट्रासाइक्लिन नहीं करेगा। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सिंपल। अब आप क्या करवा के देखोगे, इसको इसी वाले को जिसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए हैं, टेट्रासाइक्लिन हटा दिया है, अब मैं इसको एक मीडियम में डाल के देखूंगी जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होगा, इधर भी क्या है, टेट्रासाइक्लिन। सो अगर मैंने ये वाला डाला तो ये तो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैंने बिना नॉन रिकॉम्बिनेंट को, जो पहले था जिसके पास टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट था, इसको मैं डलवा के रखूंगी तो वो जिंदा रह जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि भाई रिकॉम्बिनेंट कौन होगा, जिसके अंदर चेंजेस कर दिए। सो रिकॉम्बिनेंट वाला टेट्रासाइक्लिन के अंदर रह नहीं पाएगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो तो पहले से ही जिंदा रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई मैंने चेंजेस करे ही नहीं। राइट, तो सुनो, एग्जाम्पल क्या है, हम कोई फॉरेन डीएनए लेके आएंगे, उसको टेट्रासाइक्लिन की BAM1 साइट पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब जो रिकॉम्बिनेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, उसके पास कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कौन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। सो सुनो, हमारे पास क्या है, एक और दवाई थी एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन का आपने एक मीडियम ले लिया। ठीक है, एम्पिसिलिन का मीडियम ले लिया। अब आपने क्या किया, जो ई कोलाई है उसके अंदर ये वाला आपने वेक्टर डाल दिया। अब ई कोलाई को मैंने ग्रो करवाया इस एम्पिसिलिन के मीडियम में, तो वो ग्रो कर गई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये PBR322 का वेक्टर मैंने डलवा दिया, जिससे क्या होगा, उसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन की क्या है, पावर है। जबकि मैं दूसरा कौन सा ई कोलाई है, नॉर्मल ई कोलाई, जिसके अंदर मैंने कोई भी वेक्टर नहीं डलवाया। अब इससे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसके अंदर चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला ई कोलाई यानी जो मैंने जो बाहर से जो मैंने यहाँ पे जो बनाया था PBR322, वो मैंने होस्ट के अंदर डलवा दिया। इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सो एम्पिसिलिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा एम्पिसिलिन मीडियम में। तो इससे हमने क्या पता लगा लिया, ये चीज़ें पता लगी। तो सुनो, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट सिर्फ ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन में भी। ठीक है,
ग्रो नहीं कर पाएंगे टेट्रासाइक्लिन में, क्योंकि सुनो, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसकी मैंने सिर्फ बाम H1 साइड पे हमने कोई दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, लेकिन एम्पिसिलिन तो था ना। सो रिकॉम्बिनेंट तो हमारा एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा ही, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, ठीक है, बल्कि टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं करेगा। तो याद रखना रिकॉम्बिनेंट वाला जो ये था, क्योंकि डिफरेंट मैंने यहाँ से चेंजेस किए ना, तो ये टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन तो इसके पास अब भी है ना, तो वहाँ ये ग्रो कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस चीज़ से मैंने क्या समझा कि एक एंटीबायोटिक तो हमें बता रही कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन हुआ कौन नहीं हुआ। सो एम्पिसिलिन ने बताया, क्यों, क्योंकि जिसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी वो एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करेगा, और जिसके अंदर मैंने होस्ट की बॉडी के अंदर जिसके अंदर मैंने वेक्टर वो वाला नहीं डाला, तो उसके अंदर तो कोई एम्पिसिलिन नहीं आया होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया होगा, तो वो मर जाएगा। सो ट्रांसफॉर्मेंट कौन होगा, जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर गया। और रिकॉम्बिनेंट कौन होगा, जिसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ चेंजेस किए, उसको इनएक्टिवेट कर दिया उसकी साइट को, क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जगह मैंने वहाँ पे किसी और को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ अलग से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो रिकॉम्बिनेंट हमें पता चला टेट्रासाइक्लिन के थ्रू। सो यहाँ पे हमारे ये बताते हैं, ठीक है। सो अभी जो सिलेक्शन हमने रिकॉम्बिनेंट का किया, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना हमें दिक्कतें ज़्यादा हुई, क्योंकि हमें देखो एक मीडियम पे हम एम्पिसिलिन ले रहे हैं, फिर दूसरे पे हम टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं, तो काफ़ी क्यूम्बर्सम प्रोसेस है, ठीक है। सो हमने एक ऑल्टरनेटिव एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम चीज़ों को पता लगा लें कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मतलब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इंट्रोड्यूस किया, मानो ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम पहले रहता था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया। इससे क्या होगा, अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि एंजाइम बनवाता था वो तो इनएक्टिवेट हो गया ना, तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने कोई चीज़ वहाँ पे इंसर्ट की तो वो चीज़ इनएक्टिवेट हो गई, क्योंकि अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ने अगर ब्लू कलर दिया, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इंसर्शन नहीं हुआ। सेम वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, कोई भी रिकॉम्बिनेशन वहाँ पे नहीं हुआ। अगर वहाँ पे इंसर्शन हुआ होगा तो हमें वहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं होने वाला, इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज प्रेजेंट हैं। क्लियर। अब बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सुनना एक चीज़, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जीन्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स, वायरसेस के अंदर, ठीक है। सो नंबर 1 हमारे पास एक पैथोजन है प्लांट्स के अंदर जो कि बीमारी कॉज करता है प्लांट्स के अंदर, ट्यूमर, क्योंकि ये टीडीएनए बनाता है। कौन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। तो याद रखो एक पैथोजन है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। ये डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर एक डिजीज कॉज करेगा, एक डीएनए उनके अंदर इंट्रोड्यूस करता है, टीडीएनए, टी से याद रखो ट्यूमर, यानी कि जो नॉर्मल सेल को चेंज कर देगा ट्यूमर सेल में, ठीक है। और उन्हीं से वापस से केमिकल्स भी बनवाता जाएगा, तो आगे फर्दर प्रोसेस चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों के अंदर रेट्रोवायरस होता है एनिमल्स के अंदर। सो रेट्रोवायरस है जो कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इनकी बेकार चीज़ों को हटा के, क्योंकि हम इतना समझ गए भाई ये कुछ ना कुछ चीज़ कैरी कर रहे हैं, ये बुराई ही कैरी करके चल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बुराई को हटा के कुछ अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र करवा दें। क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, हम इसको वेक्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ना, वेक्टर्स, क्योंकि ये चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी हो, इनका काम क्या, चीज़ को कैरी करना। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको यूज़फुल वेक्टर्स की तरह यूज़ करेंगे, ताकि मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी हो उसको ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर मैं डलवा सकूँ, ठीक है। सो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लांट था, जो मतलब बेसिकली प्लाज्मिड था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम का, उसको हम यूज़ करें क्लोनिंग बैक्टीरिया की तरह। अब ये बीमारी नहीं करेगा, अब ये पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए। सिमिलरली मैंने क्या किया, हमारे पास रेट्रोवायरस था, उसको मैंने डिसआर्म कर दिया, सारे निहत्ते कर दिए वो मैंने। अब वो क्या करेगा, वो कोई भी कैंसर कॉज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम उनकी अच्छाइयों को अच्छाई वाला जो अच्छा वाला जो जीन होगा उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे मेरा वेक्टर उस चीज़ को आगे लेके जाएगा। क्लियर। अब आता है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब हमारे पास होस्ट को मैं कैसे कॉम्पिटेंट बनाऊं ताकि वो बाहर का फॉरेन डीएनए अपनी सेल के थ्रू ले ले, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ भी चीज़ क्रॉस नहीं करने देता, ठीक है। सो हमें कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि ये बाहर के डीएनए को ले ले। सो नंबर 1 हम क्या करते हैं, बाहर डाइवेलेंट आयन कैल्शियम आयन को छोड़ देते हैं,
जिससे इस सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे पोर्स हो जाएंगे। अब पोर्स हो गए तो क्या होगा, बाहर का डीएनए अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, डीएनए एंट्री करवा दी क्योंकि वहाँ पे डाइवेलेंट आयन को मैंने यूज़ किया। ठीक है, दूसरा हम डीएनए को पागल कर देंगे, सॉरी डीएनए नहीं, जो होस्ट की जो सेल है, कभी उसको गर्मी में रखेंगे, कभी उसको ठंड में रखेंगे, कभी गर्मी कभी ठंड, हीट एंड शॉक मेथड, जिससे वो खुद ही पागल हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, तो बाहर का जो डीएनए वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। हम बेसिकली इंजेक्ट कर देंगे एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। इससे क्या होगा, हमारा जो भी फॉरेन डीएनए है, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा उस होस्ट के अंदर। तीसरा जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड। अब तुम खुद सोचो, जीन गन क्या हम इंसानों के अंदर तो मारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मेथड प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके ऊपर एक गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर देंगे और फिर उसको हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्ड कर देंगे। ठीक है, गोली चला देंगे हाई वेलोसिटी के साथ। सो हमारा जीन गन ये काम करेगा। तीसरा अभी डिसआर्म पैथोजन हमने पढ़ा, वही जो ट्यूमेरुंडिस इम्प्लांट था और रेट्रोवायरस था, वो भी किसके अंदर आता है, डिसआर्म पैथोजन कर रहा था वो बेसिकली। ठीक है, अब आती है क्या क्या प्रोसेस है मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। नंबर 1, हमें डीएनए को पहले आइसोलेट करना है। नंबर 2, फ्रेगमेंट्स बनवानी है। नंबर 3, फिर मैं जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू निकाल सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं उसको लाइगेट करवा दूंगी, जोड़ दूंगी उसको वेक्टर के साथ में, फिर उसको ट्रांसफर करवाएंगे होस्ट के अंदर। फिर क्या होगा, होस्ट कल्चर करेगा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनवाएंगे। ठीक है, क्लोनिंग वगैरह होगी। सो बेसिकली हम कल्चरिंग करेंगे होस्ट सेल की, ताकि मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवा सकूं, ताकि मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, सो नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास हम सब जानते हैं डीएनए है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, अब डीएनए के यहाँ पे ज़रूरी नहीं सिर्फ डीएनए होगा, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर हमें कट करना है डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उसे प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। यानी उसके पास जितने भी जो मैक्रोमोलिक्यूल है लाइक आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सबको दूर करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं, अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करो, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज एंजाइम यूज़ करो, फंगस है तो चाइटिनेज यूज़ करो। इससे क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। सिर्फ क्या रह जाएगा, डीएनए। अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो आरएनए को हटवा दो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम से। प्रोटीन है तो प्रोटीन को हटवा दो प्रोटीएज से। अगर हमारे पास बाकी सारे मॉलिक्यूल्स है तो उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे दो। एंड में क्या बचेगा, डीएनए। डीएनए के ऊपर डाल दो थोड़ी चिल्ड इथेनॉल। इससे क्या होगा, आपके पास जो डीएनए है वो फाइन थ्रेड्स की तरह आप लोगों को नजर आने लगेगा। सो इसमें हमने क्या किया है, डीएनए ही निकाला है, जितने भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन सबको सेपरेट कर दिया है। क्लियर। सेकंड पे हमारा क्या आता है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। यानी अब जो मैंने जो डीएनए निकाला है उसको मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट करवाऊंगी। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन देंगे। फिर क्या होता है, एग्रीगोस जेल फॉर्मेशन हमने देखा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने देखा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, यही प्रोसेस सेम मैं वेक्टर के साथ भी करवाऊंगी, ताकि वेक्टर भी मैं वही चूज करूँ जितना पोर्शन मैं चाहती हूँ। फिर इसको ज्वाइन करवा दो डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक है, सो ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब आता है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, मतलब जो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, मानो एक बन के आया, तो क्या आप ये चाहोगे कि एक मानो अब आपने होस्ट के अंदर डलवा दिया और अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट शो ही नहीं किया उसकी प्रोजेनी के अंदर, तो वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे। ठीक है, इन विट्रो लैब के अंदर। तो नंबर 1 क्या होगा, डीनेचुरेशन। नंबर 2 अनिलिंग। तीसरा होगा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब जो डीएनए है उसको सेपरेट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये दोनों को दोनों क्या हो गए, सेपरेट। अब अनिलिंग। अनिलिंग मतलब हम कुछ प्राइमर्स बनवाएंगे, 2 सेट्स होते प्राइमर्स के। ठीक है, और बीच में क्या जोड़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, ताकि डीएनए क्या करता रहे, पॉलीमराइजेशन होती रहे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। अभी प्राइमर्स धीरे 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 ऐड करते जाएंगे। अब देखो ये काफ़ी सारी यहाँ पे दोबारा से देखो, यहाँ पे सिंगल था एक स्ट्रैंड, अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बन के आ गए। तो अगर हम बार बार ये चीज़ें करवाते हैं तो मैं 1 मिलियन टाइम आप लोगों को एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें हो कैसे पाई, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक था टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि हमारे पास हेल्प करता है, क्योंकि देखो डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे हुई है। अब हाई टेम्परेचर में कोई भी एंजाइम टिक नहीं सकता, तो एक टैक पॉलीमरेज ही होता है जो कि डीनेचुरेशन में हेल्प करता है, काफ़ी टेम्परेचर में भी ये टिक पाता है, खड़े रह पाता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर लेंगे, एंजाइम लेंगे डीएनए पॉलीमरेज। जो प्राइमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाएंगी
ठीक है। अब ऐसे अगर मैं बार बार रिपीट करूँगी तो मेरे पास 1 बिलियन कॉपीज़ बन के आ जाएंगी। ठीक है। हमने ये चीज़ कैसे अचीव की, क्योंकि थर्मोस्टेबल डीएनए था, पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस, उसने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे भी वो विथस्टैंड रहा, उसने ही डीनेचुरेशन करवाने में हेल्प की। ठीक है। फिर इस एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स को जो भी आया जो निकल के उसको जोड़ देंगे वेक्टर के साथ में। क्लियर। अब है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। सिंपल, होस्ट के अंदर डलवाना है। तो सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंट बनवाया। अभी देखिए क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है। हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। एम्पिसिलिन के थ्रू पता लगाया था। तो जो इकोलाई के अंदर जिसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा, अगर एम्पिसिलिन में रख के उसको देखा मीडियम में, अगर ग्रो कर गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं कर पाया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। तो एम्पिसिलिन के थ्रू मैंने पता लगा ली कि मेरे सिलेक्टेबल मार्कर कौन है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जो एलियन डीएनए उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि मेरे पास क्या मिल सके, डिज़ायरेबल प्रोटीन। क्योंकि एट द लास्ट हम क्या चाहेंगे, डिज़ायरेबल प्रोटीन ही चाहेंगे, जो चीज़ हम चाह रहे हैं। ठीक है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस करे ताकि वो आगे चीज़ें बनवा सके। सो फॉरेन जीन को बनवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट कंडीशंस देनी पड़ेंगी। ठीक है। जैसे ही हम क्लोनिंग करवाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, उसको कंडीशन दो ताकि हमारे पास प्रोटीन लार्ज स्केल पे बन के आए। सो प्रोटीन को हम बनवाते हैं हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कुछ चीज़ बन के आएगी तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्लियर। अब ये चीज़ें मैं बनवाती हूँ लैब के अंदर, क्योंकि घरों में तो पॉसिबल है नहीं। तो हम डिज़ायर्ड प्रोटीन जो बन के आएगा फिर उसको प्योरीफाई करेंगे काफ़ी सारी टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है। अब जो सेल्स हैं, जो मैं एक तरीके से हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस कल्चर मेथड होता है बनवाने के लिए। उसमें क्या होता है, एक तरफ से तो आप चीज़ें ऐड करते जाओगे, जितना भी जो आप मीडियम ले रहे हो, एक तरफ से जो यूज़ होगा उसको बाहर निकालते जाओगे। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ताकि आपके पास लार्ज स्केल में चीज़ें बन के आए, जो भी जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप बड़े स्केल पे बनवा सको। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है बायोरिएक्टर्स की, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम तो आप एक तरीके से जो नहीं बन पाएगा ना आपके पास घरों में, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, बायोरिएक्टर्स की। ठीक है। जो कि 100 से 1000 लीटर्स के होते हैं। अब ये बेसिकली बर्तन ही है, वेसल्स हैं, जिनके अंदर हम रॉ मटेरियल डालेंगे। लाइक कुछ भी चीज़ें आपने डाली, उससे बन के आएगा कुछ प्रोडक्ट, कुछ एंजाइम। ठीक है। क्या यूज़ किया आपने, कुछ माइक्रोब के प्लांट वगैरह, एनिमल्स, ह्यूमन सेल वगैरह यूज़ की। ऑप्टिमम कंडीशन दोगे ताकि आपके पास चीज़ें बन के आए, लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है आपके पास बायोरिएक्टर, वो होता है स्टारिंग टाइप। अब इसमें देखो आपके पास ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, नीचे से बेस ऐसा है सिलेंड्रिकल। ठीक है। ताकि आराम से चीज़ें रोटेट होती रहे। अब क्या होगा, ऊपर से मोटर दे रखी है, यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर है। ठीक है। यहाँ पे क्या, कल्चर ग्रोथ, यहाँ पे आराम से चीज़ें घूमती जाएंगी। यहाँ क्या दे रखा है, फ्लैट ब्लेडेड ब्लेड दे रखी है ताकि वो चीज़ों को रोटेट कर सके। यहाँ पे एसिड, बेस, पीएच, सब चीज़ों का यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है। ठीक है। सो स्टार टैंक रिएक्टर जो कि सिलेंड्रिकल होता है, बेस के यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड होगा ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोरिएक्टर्स के अंदर हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, बबल्स बनेंगे। अब बबल्स बनेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो काफ़ी इंक्रीज होगा। तो ये हमने क्या किया, एक एजिटेटर एक सिस्टम बना दिया, ऑक्सीजन की डिलीवरी वहाँ पे कर दी। फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी है वहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सारी की सारी चीज़ें हम पहले से ऑप्टिमम कंडीशन पे प्रोवाइड करके देंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बन के आए। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब जैसे ही प्रोडक्ट बन के आ गया, अब आप कुछ ना कुछ चीज़ें भी तो करोगे ताकि उसको मार्केट में उसको सेल आउट कर सको। तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तब आप जाके उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हो। सो कुछ ना कुछ टेक्निक्स में क्या आता है, कुछ सेपरेशन, कुछ प्योरीफिकेशन। ठीक है। लाइक कुछ आपके पास प्रोडक्ट बन के आया, हो सकता है इसमें से 80% तो चीज़ें यूजफुल है, बाकी 20 नहीं है, तो सेपरेट कर दो, प्योरीफाई कर दो। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे, तो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालो। ठीक है। अगर दवाइयों की बात चले तो काफ़ी सारे ट्रायल्स लो, रेट पे, मंकी पे, बाकी सारे जानवरों पे। ठीक है। अगर आपके पास मेडिसिन की ही बात चले तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल देखो कि क्या वो रियल में ठीक है या नहीं है। सो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की जो क्वालिटी है, कंट्रोल टेस्टिंग, वो वेरी कर सकता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।